नमस्कार। मेरे मित्र आदरणीय सुरेश जी, किसानों के लिए पिछले अनेक सालों से जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है, ऐसे मेरे मित्र पाशा पटेल जी, आदरणीय मनोज जी, पंकज अग्रवाल जी, आशीष खंडेलवाल जी, अंजल प्रकाश जी, टकायू की हागीवारा एफएओ, राजेश मेहरा जी, रविंद्र कुमार, भास्कर जी और उपस्थित सभी किसान और सभी क्षेत्र से आए हुए भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको आप सबकी तरफ से इस कार्य को और गति से बढ़ाने में हम सब लोग पूरा सहयोग करेंगे, ऐसा विश्वास भी देता हूं। हमारे देश के विकास में हम जो विकास काउंट करते हैं उसका उल्लेख जीडीपी ऐसा कहकर हम करते हैं और ये हमारे देश का विकास दर है। हमारे जीडीपी में हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 22% है, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 52 से 54% है और एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 14% है। जब हमें स्वाधीनता मिली तब महात्मा गांधी इस बात का जिक्र करते थे कि हमारा देश गांवों में बसता है। तब 90% पॉपुलेशन गांव में थी। आज हमारी 25 to 30% पॉपुलेशन माइग्रेट हुई है और ये पॉपुलेशन दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर ऐसे मेट्रो सिटीज में आई है। आए हुए बहुत से लोग झुकी झोपड़ी में रहते हैं। उनका रहने का स्टैंडर्ड भी जैसा चाहिए वैसा नहीं है। ये लोग कोई मजबूरी से नहीं आए हैं, खुशी से, ये मजबूरी से आए, खुशी से नहीं आए हैं। इस प्रकार की स्थिति क्यों निर्माण हुई? इसका कारण यह हुआ कि हमारे खेती को आज परिस्थिति ऐसी है कि खेती इकोनॉमिकली वायबल जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। ये पाशा जी शरद जोशी करके जो शेतकरी संगठन के नेता थे, उनके शरद जोशी बड़े दृष्टा नेता थे और मैं भी उनको बहुत ही अच्छे रूप में, आदर्श रूप में स्वीकार करता हूं। तो उनका जब आंदोलन चल रहा था तो एक नारा दिया जाता था। नारा यह था कि साहेबाची पोरगी काय म्हणते, शेतकरी नवरा नको म्हणते। यानी इसका ये मराठी में था। हिंदी में अर्थ ऐसा है कि साहब की लड़की क्या कहती है, किसान हमें हस्बैंड करके नहीं होना नहीं चाहिए। हमें जिला सहकारी बैंक में चपरासी चलेगा पर मुझे किसान नहीं होना। इसका कारण ऐसा है कि किसानों में जो उत्पादकता बढ़ने के साथ उसकी जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन थी, उसके कारण स्वाभाविक रूप से यह समस्या खड़ी हुई है। जो पर्यावरण की बात है, आज जिसकी आवश्यकता है, जिसका उल्लेख पाशा जी ने किया है, उस विषय की तो जरूरत है ही और उसके थ्योरेटिकल पार्ट में मैं उसको स्वीकार करता हूं, उसमें मैं अपने भाषण में नहीं जाना चाहता। पर यह सब बातों को प्रूव करना होगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी क्षेत्र में प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट होना चाहिए। हम पर्यावरण का भाव जो है, जो परिस्थितियां, जो संकट है, इसको कहकर लोगों को ये नहीं कह सकते कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल का खर्चा अगर 10,000 रुपये आ रहा है तो पर्यावरण बचाने के लिए आप 15,000 रुपये करिए। ये संभव नहीं है। और लोगों को कोई बात सोल्यूशन अगर देना होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस देना होगा। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि
हमारे समाज के 3 महत्वपूर्ण पिलर्स हैं। एक है इथिक्स, जो हमारे शिक्षा क्षेत्र के ऊपर इसका दायित्व है कि हमारी विचारधारा, सिद्धांत, वैल्यूज के आधार पर शिक्षा के द्वारा हम हमारी भावी पीढ़ी को कैसे विकसित करें। ज्ञान के आधार पर जैसे विकसित करें, वैसे इकोनॉमी का भी विचार करके विकसित करना होगा। नॉलेज इज अ पावर, नॉलेज ये शक्ति है, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। और इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future। तो पहली बात तो यह है कि एथिक्स के क्षेत्र में और नॉलेज के क्षेत्र में सब जगह उसका महत्व है, एग्रीकल्चर में भी है। दूसरी बात है इकोनॉमी। आज का जमाना ऐसा है कि कोई आप कहो कि भाई ये ट्राइबल लड़का है, इसने अच्छा कपड़ा बनाया बांबू का, खरीद लो, कोई नहीं खरीदता। अभी आज जो किताब प्रकाशित हुआ है उसमें बंगलोर के एयरपोर्ट का फोटो है बांबू का, बहुत सुंदर है। और अभी तो आप सब दिल्ली में रहते हैं तो ताज मानसिंह करके एक 5 स्टार होटल है और उसमें एक मचान करके रेस्टोरेंट है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उस रेस्टोरेंट में जाइए और रेस्टोरेंट में पूरा इंटीरियर बांबू का है। मेरे शासकीय ऑफिस में, ट्रांसपोर्ट भवन में 2 सोफा सेट है। पाशा जी को याद होगा, करपे करके सिंधुदुर्ग जिले में बांबू में काम करता है, उन्होंने बनाए हुए 2 बांबू के सोफा सेट मेरे ऑफिस में रखे हुए हैं। अब बांबू में एक आधी डेडिकेटेड IIT, अब बांबू के कपड़े भी है, बांबू का अचार भी है, बांबू का CNG भी बनता है, बांबू का एविएशन फ्यूल भी बनता है, बांबू का इथेनॉल भी बनता है। अब बांबू व्हाइट कोल करके पावर में भी जा सकता है। और मैंने इंदौर में एक मॉडल्स जो थी अपनी फैशन मॉडल्स, वो बांबू के कपड़े परिधान करके उन्होंने एक अच्छा प्रेजेंटेशन किया, वो भी मैंने देखा है। बांबू ऐसा मटेरियल है कि बांबू की अंडरपैंट और बनियान सबसे अच्छी है। हमारे MSME में एक सेक्रेटरी थे पांडा करके, उनको मैंने बांबू की जर्सी दी थी, उसमें गर्मी नहीं होती। बांबू की अंडरपैंट पहनो तो गर्मी नहीं होती। और इसलिए बांबू की ऐसी विशेषता है कि इसको रिसर्च करके हम बांबू की बहुत बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं और अनेक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। विशेष रूप से मैं किसान हूं, 4 चीनी मिलें चलाता हूं, गांव में काम करता हूं और मुझे अभी 13 डिलिट्स मिली है, डॉक्टरेट्स। उसमें से 7 एग्रीकल्चर साइंस में है। पर मैं उसमें जो बोलता हूं उसको मैं ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। ये टनल, रोड और ब्रिजेस ही ज्यादा बने। पर आपको विश्वास नहीं होगा, मैं 90% काम केवल एग्रीकल्चर में करता हूं, क्योंकि हमारे यहां 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की विदर्भ में। और तब मैंने तय किया कि ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इसके लिए कुछ करना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ मिशन, मैं उस पर काम कर रहा हूं। तो पहली बात तो ऐसी है कि मुझे आपको कहना है कि आज हमारे समाज में जो कृषि क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, ट्राइबल का क्षेत्र है, उसका अलग से विचार करना होगा। हमने एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट और एस्पिरेंट ब्लॉक्स जो निकाले हुए हैं, वो मैक्सिमम कृषि, ग्रामीण, ट्राइबल और जंगल क्षेत्र में है। तो हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इस क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से कैसे सक्षम कर सकते हैं, इस क्षेत्र में रोजगार की निर्मित कैसे कर सकते हैं। जब तक ट्रेड, बिजनेस और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री नहीं आएगी, तब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा।
और जब तक रोजगार निर्माण नहीं होगा तब तक गरीबी दूर नहीं होगी। और इसलिए आज इस क्षेत्र में जो काम करने का है उसमें जो अनेक क्षेत्र है, अभी गेहूं चावल मक्का लगाना चाहिए, गन्ना भी लगता है, पर कोई ये लगाने के बाद इसके इनकम की एक मर्यादा है। और इसलिए अब हमको सोचना होगा कि डिमांड एंड सप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरद जोशी जब कहते थे कि हम ग्लोबल इकोनॉमी में है, कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, मक्के का भाव तय करता है अमेरिका, शुगर का भाव तय करता है ब्राजील, सोयाबीन का भाव तय करता है अर्जेंटीना, क्योंकि वहां प्रोडक्ट से इतना ज्यादा है कि वो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। और उन्होंने एक भाव तय किया तो आप छोटे लोग कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए हमारे एग्रीकल्चर कमोडिटी के जो रेट्स तय होते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक पार्टी में हम भी हैं, ये बड़ा आसान होता है पॉपुलर करना कि इतना भाव दो, अरे देव पर लाभ कहां से अभी एमएसपी बढ़ती जा रही है और एमएसपी ज्यादा और कमर्शियल प्राइस कम है। एक अच्छा उदाहरण बताता हूं, मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि कौन से इथेनॉल बनाओ, तो दिल्ली में भी हमारे यहां बहुत अच्छे अधिकारी भी है, पर उनकी अपनी सोच है अर्बन सेंट्रिक। तो फूड वर्सेस फ्यूल का झगड़ा लगा दिया उन्होंने कि फूड कम होगा। मैं लड़ता रहा, 2-3 साल गए, आखिर एक बार ऐसी स्थिति आई कि एक्सेप्ट हो गया। अब मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो पहला परिणाम हुआ, जो 1200 रुपए क्विंटल मक्का था वो 2600 रुपए क्विंटल हुआ। और उसका परिणाम यह हुआ कि मक्के का क्षेत्र अब 3 गुना बढ़ा है और किसान को मक्के में फायदा हो रहा है। मक्के के 3 क्रॉप हम साल भर में ले सकते हैं और मक्के से बायो इथेनॉल बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक सोचना होगा कि जगह कहां है। जैसे ये हॉल इतना बड़ा है, आप सब लोगों को इसने एकोमोडेट किया, वैसे इकोनॉमी में आपको जगह क्या है, कौन सी जगह आप कैप्चर कर सकते हो। तो इसका पहला उत्तर यही है कि भारत की इकोनॉमी में हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम किसान क्या दे सकता है। तो भारत की इकोनॉमी में हम लोग 22 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करते हैं फॉसिल फ्यूल का। जो सुरेश जी जिसका उल्लेख कर रहे थे, मैं 2004 से कभी कभी मजाक का विषय बना। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था और मैं जब कहता था कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, तो हमारे पार्टी के बहुत नेता मुझे कहते थे ये क्यों बोलते हो, ये कभी संभव है क्या, ये होगा क्या, क्यों बोल रहे हो ये। मैं बोला ये होगा। आज G20 की ग्लोबल अलायंस हो गई बायोफ्यूल की। बायोफ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बदल सकता है। अगर 22 लाख करोड़ रुपए बच गए तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कितनी ताकत आएगी ये आप ही सोच लीजिए। और मैं यहां तक नहीं रुका हूं, मैं कह रहा हूं ये 22 लाख करोड़ में से कम 10 लाख करोड़ किसान के जेब में जिस दिन जाएंगे उस दिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट ये 22% के ऊपर जाएगा। और ये 22% के ऊपर जाएगा तो कोई अपना गांव छोड़कर दिल्ली मुंबई कलकत्ता नहीं आएगा। गांव में रोड बनेंगे, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, इंडस्ट्री आएगी, अच्छे होटल रेस्टोरेंट्स आएंगे, अच्छी स्कूल आएंगी, अच्छे घर बनेंगे। जो इकोनॉमी है वो मल्टीप्लाई होगी जब परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें यह देखना है कि एग्रीकल्चर के लिए जगह कहां है, और वो जगह है बांबू में। अभी आप पंजाब और हरियाणा के हैं, अभी यहां से पंजाब और हरियाणा मिलकर 220 लाख टन परली होती है राइस स्ट्रॉ। आप जला देते हैं। मैं जैसे 2 बातें कहता हूं, वेस्ट नॉलेज टू वेल्थ एंड दूसरी बात कहता हूं वेस्ट टू वेल्थ। नो मटेरियल इज वेस्ट, नो पर्सन इज वेस्ट।
It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. मैं पिछले 9 साल से मेरे मन में विचार आया कि हमारे नागपुर शहर का जो टॉयलेट का पानी उसको बेचना चाहिए। तो मैंने हमारे मेयर को बुलाया और उसको बुलाया कि ये पानी बेचेंगे। तो उसने कहा आप कुछ भी फंडा लाते हो, कैसे संभव होगा, कोई टॉयलेट का पानी खरीदी करेगा? खरीदी करेगा। आप क्या बोलते हो, मेरे समझ में नहीं आता, आप तो हमारे नेता है, तुम बोलो बैठो तो बैठो, जाओ तो जाओ, करना ही पड़ेगा। मैंने बोला करो। और आज 9 साल से हमारा टॉयलेट का पानी साफ करके हम महाराष्ट्र सरकार के कोराडी और खापरखेड़ा प्रोजेक्ट को दे रहे हैं और हमको 300 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी मिल रही। अभी मैंने मथुरा का भी पानी बेच दिया। 90 MLD स्लश था मथुरा का, तो मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, तो वहां मैंने हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट डाला और इंडियन ऑयल के चेयरमैन थे वैद्य साहब, उनको बुलाया और मैंने उनको पूछा कि आप ये पानी यूज कर रहे रिफाइनरी में कहां से लेते हो? बोले हम उत्तर प्रदेश सरकार से लेते। कितना पैसा देते हो? बोले सर साल के 20-25 करोड़ देते हैं। मैं तुम्हारे 5 करोड़ बचा दूं और पानी दूं, तुमको चलेगा? चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तो मैंने बोला एक काम करो, मैं आपको ये गंदा पानी शुद्ध करके आपको 20 करोड़ में देता हूं। हमने टेंडर निकाले, त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी करके आई, उन्होंने 60% खुद के पैसे लगाए, 40% हमने दिए, पानी शुद्ध होता है और रिफाइनरी यूज करती है और साल के 20 करोड़ रुपए उनको दे रही है। सक्सेसफुल हो गया। तो पहली बात तो ऐसे कि कोई भी वेस्ट में वैल्यू क्रिएट की जा सकती है और वैल्यू क्रिएट बिना कोई मतलब नहीं साहब। तुम वैल्यू क्रिएट करो, लोग दंगा करेंगे। कचरे के में वैल्यू क्रिएट करो, दंगा होगा कि कचरा मेरा, ये दौड़ के जा रहा, वो दौड़ के जा रहा। आज कचरे में वैल्यू नहीं है और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वेस्ट को वेल्थ कैसे बना सकते हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरफ से हम लोग इंपोर्ट को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ पोल्यूशन को कम कर रहे हैं, तीसरी तरफ हमारा इंडिजिनस होने का रोजगार का निर्माण कर रहे हैं और चौथी तरफ हम देश की वेल्थ को बढ़ा रहे हैं। अभी ये जो आसाम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के एमडी साहब यहां आए हैं, ये बाम्बू से ये इथेनॉल बना रहे हैं। अब इनके रिफाइनरी के वहां से शायद नजदीक से ये बांग्लादेश को पाइपलाइन जाती है, तो ये पेट्रोल डीजल शायद नुमालीगढ़ से ही बांग्लादेश को जाता है। तो जब उस समय के प्रधानमंत्री इंडिया में आई थी तो मुझे उनको मिलने का सौभाग्य मिला। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि तुम्हारे यहाँ का पेट्रोल ये 3 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है। बोले कैसे? मैंने आप नुमालीगढ़ से जो ले रहे हैं उसमें आप 20% इथेनॉल डाल के पेट्रोल लीजिए, तो इथेनॉल का रेट 60-65 रुपए है और पेट्रोल का ज्यादा है, तो कॉस्ट में आपकी कॉस्ट बच जाएगी और पोल्यूशन कम होगा। अब उसका फायदा क्या होगा? तो नॉर्थ ईस्ट में इतना बांबू है कि बांबू काटना, बांबू 2 ट्रॉली में रखना 18 टन 20 टन और ट्रैक्टर में डाल के फैक्ट्री में पहुंचाना, इसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बांबू की भी बड़ी कहानी है। मैं मंत्री बनने के बाद मैं बोलता था, हमारे फॉरेस्ट के मंत्री थे सुधीर मुनगंटीवार, उनके बड़े अच्छे अधिकारी थे, सेक्रेटरी, वो अभी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में है। तो मैंने उनको कहा बाम्बू ग्रास है, उसको परमिशन दो ना काटने की। फिर वो बड़े, अब मेरे दबाव के कारण आए 3-4 जातियों को, हम ऐसा करते हैं कि 4 जातियों को परमिशन देते। बोला क्यों? ये ग्रास है। तो फिर मैं प्रधानमंत्री जी से मैंने अनुरोध किया कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और सबकी मीटिंग बुलाइए, ये बाम्बू के लिए। हमने मीटिंग बुलाई और मीटिंग की शुरुआत में ही मैंने कहा सर मुझे 2 मिनट आपको एक बात बतानी है, फिर आप मीटिंग आगे लेके। बोले क्या?
फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे, इनके पूरे फॉरेस्ट के अधिकारी थे। तो मैंने उनको कहा कि इनको इतना ही सवाल पूछिए कि बाम्बू ये ट्री है कि ग्रास है। तो तुरंत खड़े हुए, ये ग्रास है। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा कि फॉरेस्ट लॉ के मुताबिक ग्रास को काटने की परमिशन लगती क्या? बोले नहीं। बाम्बू को क्यों लगती है? चलते आया है। बोला चलते आया है, नहीं किसी के घर का थोड़ी कानून है। अगर बाम्बू ग्रास है तो बंद करो ये। मैंने इतना कहा, मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा ये आपने एक्सेप्ट किया है, 8 दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकालो और बाम्बू ग्रास है उसको काटने की परमिशन दो। अब प्रॉब्लम यह है कि अब परमिशन मिल गई। हमारे देश में 17% लैंड वेस्ट लैंड है। ये WCL, ये कोल इंडिया, ये माइनिंग की इंडस्ट्री पूरा निकाल के डंप थकता है। एक पेड़ दिखता है कभी आपको? खाली पड़ी हुई है। और ये सब लैंड का उपयोग करके अभी NHI में हमने 4.5 करोड़ पेड़ लगाए 3 मीटर हाइट। तो मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर को प्रस्ताव दिया कि आप रेलवे को, हमारी मिनिस्ट्री को, आप ऐसा करिए कि आप हम एक ट्री बैंक बनाते हैं, हम फॉरेस्ट तैयार करते हैं। आप वेस्ट लैंड में हम प्राइवेट जमीन भी फॉरेस्ट खरीदी करेंगे, कुछ लीज पे लेंगे और फॉरेस्ट बनाएंगे, ई टैग करेंगे, हमारा क्रेडिट होगा ट्री बैंक में। अगर रोड बनाने में ट्री काटने पड़ेंगे तो पहले आप काटने के बजाय हमको कोर्ट ट्रांसप्लांट करो। अभी तक हमने 80,000 ट्री ट्रांसप्लांट की। ये औरंगाबाद में पैठन करके एक जगह है, वहां आपको पता होगा, एक साउथ इंडिया के फिल्म इंडस्ट्री में एक विलन का काम करते हैं, सयाजी शिंदे करके, फेमस एक्टर है। वो आजकल ये ट्रांसप्लांटेशन में बेचारे मिशन के रूप में काम करते, मेरे पास आए। तो पैठन एकनाथ महाराज का है, वहां 100 पढ़ के 100 साल पुराने पेड़ थे। तो मैंने उनको कहा ये काटो मत। तो उन्होंने कहा मैं ट्रांसप्लांट करता हूं। उनकी सलाह से वो ट्रांसप्लांट हुए, सक्सेसफुल हुए। तो मैंने कहा पहली बात तो हम ट्रांसप्लांट करेंगे और एक पेड़ अगर काटेंगे तो 5 नए पेड़ लगाने की हमको सजा दो, हम लगा के देंगे और हमारे क्रेडिट से माइनस करते जाओ तो पेड़ भी लगेंगे। अब धीरे धीरे पेड़ के हम पैसे भरते हैं काटने के, तो फंड बहुत बड़ा है, उसमें कितने पेड़ लगाए फॉरेस्ट वालों ने, कितने नहीं लगाए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता। स्वाभाविक रूप से पेड़ लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। पेड़ लगाना यह आवश्यक है, जो पाशा जी ने बताया कि वसुंधरा को बचाना है, क्लाइमेट चेंज में हम सबको जो कुछ धोखे उन्होंने बताए फिल्म में। तो आज पेड़ लगाने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड ये समस्या है। अभी हमारे यहाँ थर्मल पावर प्लांट के भी यहाँ प्रमुख अधिकारी आए हैं। अभी ये कोल यूज करते हैं। अब कोल की अलग अलग ग्रेड होती है और ये भी आखिर इनको भी जनता से पैसे वसूल लेना करनी है। तो इनको जो कोल होता है 4000 कैलोरिक वैल्यू उष्मांक उसका, तो ये ₹1 से कम पर यूनिट कॉस्ट फ्यूल की आनी चाहिए। ये इनकी कोशिश होती है, उतना प्रॉफिट बढ़ता है। तो अगर बाम्बू का मॉइस्चर कम किया तो मैं ये सोच रहा हूं कि हमारे यहाँ सब अच्छे विद्वान लोग हैं, अगर वो जरूर इस पे सोचे कि सोलर एनर्जी का उपयोग करके बाम्बू का मॉइस्चर परसेंटेज कम करके बाम्बू की कैलोरिक वैल्यू 4000 से लेकर 4800 तक ले जा सकते हैं क्या? और 4800 तक ले जाकर फिर वो कोल के अल्टरनेटिव में व्हाइट कोल करके थर्मल प्लांट में यूज की जा सकती है क्या? तो पूरे उसमें बाम्बू से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं के बराबर, तो कितना पोल्यूशन कम होगा? ये जो थर्मल पावर प्लांट है ये दुनिया में सब जगह पर अब लोग बोलते हैं ये बंद करो। आशा जी भी बोले बंद करो तो क्या खाएंगे फिर? आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? इंडस्ट्री कैसे चलेगी? रोजगार कैसे मिलेंगे? ऐसे एक्सेंट्रिक बात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वी नीड टू थिंक बैलेंस विथ इक्विलिब्रियम थिंकिंग।
हम ऐसा एक बात सोचे, अगर पावर बंद हो गई तुम्हारा सेमिनार होने वाला है या अंधेरा हो गया तो पोस्टपोन करना पड़ेगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, 4 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होंगे तो ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एग्रीकल्चर बढ़ेगा, और दोनों बढ़ेंगे तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो गरीबी दूर होगी। हमें विकास भी करना है और पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है और इकोनॉमी को भी आगे ले जाना है। एनी एक्सेंट्रिक अप्रोच टुवर्ड्स किसी भी बात के लिए मुश्किल का है। ये आपका भाव सही है, पर इसको करने में हमको स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार से प्लान करना होगा, ये महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है थोड़ा बैलेंस थिंकिंग करना चाहिए, और इसलिए कोल के बजाय व्हाइट कोल के रूप में बांबू को यूज किया, और ये काट कर इसकी कैलोरिक वैल्यू जो है मॉइस्चर कम करके यूज करेंगे तो पावर में जाएगी। पाशा पटेल जी, तुम्हारे ये इतने लोग बैठे हैं ना, इनसे 1 करोड़ गुना ज्यादा भी लोग आएंगे और सब बांबू लगाएंगे तो भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इतना कोयला इनको लगता है। कितना लगता है? तुम्हारी ताकत ही नहीं है। अब ताकत शब्द अच्छा, औकात नहीं है बोलूंगा। पर उसमें से अगर ये सब हिंदुस्तान के किसानों को, अभी एक अच्छा पिक्चर है उसमें, मेरे यहां गन्ना लगा था, धुआंधार हवा आई, गन्ना झुक गया, पूरा नुकसान हुआ। तो मेरी पत्नी को मैंने कहा हम एक आइडिया करते कि कंपाउंड वॉल पर बांबू लगाते हैं, तो जो हवा आएगी वो रोकेगा, और बीच में आजकल ये वाइल्ड लाइफ बचना चाहिए। ऐसे डुक्कर, बंदर जो घुसते हैं, कोई भी लगाओ पूरे फल तोड़ जाते हैं। अब मैंने ये एक बार मनोहर पर्रिकर ने, मेरे एक इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी थी, फॉरेस्ट वाले को एक सवाल पूछा था, ये सब वाइल्ड एनिमल वगैरह सब ठीक है, पर 2 हाथ और 2 पैर पर चलने वाला जो इंसान है, ये भी कोई वाइल्ड एनिमल है कि नहीं? इसको भी सोचोगे कि नहीं? पूरा क्रॉप का क्रॉप, पूरे फल बंदर खा जाते हैं, पूरा मक्का खत्म कर देते हैं, किसान क्या करेगा? तो मैंने उसको कहा कि ये बांबू लगा और उसके बीच में वो करवंदा आता है, करवंदा बोलते शायद हिंदी में, हमारे मराठी में करवंद बोलते हैं। सुरेश जी, करवंदा को इंग्लिश शब्द क्या है हिंदी? वो बड़ा खट्टा होता है, सफेद और लाल होता है, कभी हरा होता है, और उसके पेड़ को बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसमें जानवर घुसता नहीं। तो बांबू लगा दिया और इधर करवंदा लगा दिया पीछे में, तो जानवर घुसेगा नहीं, तो फुकट में हमारा फेंसिंग हो जाएगा और बांबू का पैसा ही मिलेगा। और हम लोग 2 साल के बाद 1 एकड़ में 50 टन, 60 टन, 70 टन। अब बांबू की कौन सी स्पेसीज लगाना वो एक्सपर्ट लोग बताएंगे आपको। एक भीमा बांबू था कर्नाटक का, वो बड़ा अच्छा था, पर अभी उसमें काफी रिसर्च हुआ है, और उसका मॉइस्चर कम करके ये पावर को दिया जा सकता है। बांबू से इथेनॉल बनाया जा रहा है नुमालीगढ़ में, बांबू से अचार बनता है, बांबू से फर्नीचर बनता है। अभी टाटा ने मदद की है, टाटा ट्रस्ट ने, एक करपे करके है पाशा जी के साथ, इनका चश्मा बांबू का है। ये जो चश्मा पहने है ना, कौन सा गाना था, गोरे गोरे गालों पर काला काला चश्मा। और आपके गाल तो गोरे नहीं है, पर चश्मा वाइट है। ये बांबू का है। तो बांबू के चश्मे बन रहे हैं, बांबू के फर्नीचर अच्छा बन रहा है, बांबू का इंटीरियर हो रहा है, बांबू कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा मटेरियल है, बांबू एज ए फाइबर अच्छा है। हाँ, बांबू के कपड़े भी है नीचे में स्टॉल। बांबू का अचार बहुत अच्छा बनता है, बढ़िया अचार बनता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि बांबू से इथेनॉल, बांबू का सीएनजी बनेगा। ये परली से 400 प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और बाकी जगह पर, और इसमें से 90 प्रोजेक्ट शुरू हो गए। 20 लाख टन परली यूटिलाइज हो रही है, और मेरी बहुत दिल से इच्छा है कि आने वाले 3 साल में अगर ये परली 2000 रुपये, 2500 रुपये टन भाव हो गया, और परली का वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और परली नहीं जलाएगी, तो दिल्ली का पर्यावरण प्रदूषण जो है उससे मुक्ति मिलेगी और पर्यावरण अच्छा बनेगा और किसान को फायदा मिलेगा।
अभी ये जो पानीपत का प्लांट है वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बना रहा है, 150 टन बायो बिटुमिन बना रहा है और 78,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बना रहा है। हवाई जहाज चलेंगे। और अभी डावोस में चर्चा हुई है कि पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में 5% बायो एविएशन फ्यूल डालो तो हवाई जहाज चलेंगे। अब मुझे बताइए कि ये जो बिटुमिन निकला, ये देहरादून के इंस्टीट्यूट ने भी काम किया है, फिर हमारे यहाँ सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, और हमने एक रोड नागपुर जबलपुर रोड पर 1 किलोमीटर बनाया। उसमें क्या किया, परली से बना हुआ जो लिग्नेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट जो सीएनजी निकालने के बाद निकलता है 35%, वो लिग्नेंट पेट्रोलियम बिटुमिन में 35% डाल सकते हैं और उसमें 15% यूज रबर टायर की पाउडर डाल सकते हैं और 7% प्लास्टिक डाल सकते हैं। और वो बिटुमिन का रोड बनाया प्राज इंडस्ट्रीज और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, और उन्होंने मुझे सर्टिफाई करके दिया कि दिस रोड प्रूव टू बी 50% बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन रोड। अब मुझे बताओ, किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता बना, अब ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता बना, अब बिटुमिन दाता ने उसको हाइड्रोजन दाता बनाएंगे तो गांव में हर किसान के बंगले होंगे, मर्सिडीज गाड़ी होगी, एयर कंडीशन होंगे, उसका लड़का लड़की बोले हम गांव में रहेंगे, हमको नहीं जाना दिल्ली। मैं सपना नहीं दिखा रहा हूं, ये संभव है। और इसलिए आने वाले समय में पर्यावरण की रक्षा करना ये विषय है ही, पर उसको इकोनॉमी वायबिलिटी के साथ जोड़ना उतना ही आवश्यक है। और इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में बहुत से अल्टरनेटिव, अभी इसमें प्रायोरिटी क्या रखे ये इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से हाइड्रोजन बनाना, इसको आप प्रायोरिटी दीजिए। इसका कारण हमारे देश में आज हम हाइड्रोजन एनर्जी को आयात करने वाला देश है। मैं ऑटोमोबाइल का ही मंत्री हूं। पहला हमारा नंबर 7वां था, 14 लाख की इंडस्ट्री, करोड़ की इंडस्ट्री थी, अब हो गई 22 लाख करोड़ की। 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डाल दिया, हम तीसरे नंबर पर आए। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है 78 लाख करोड़, चाइना 48 लाख करोड़ और हिंदुस्तान 22 लाख करोड़। मेरे पास मर्सिडीज कंपनी के वर्ल्ड के चेयरमैन आए थे 8 दिन पहले, वो 20,000 मर्सिडीज बना, मैंने बोला 2 लाख बनाओ, हिंदुस्तान में खोलो। गेम वॉल्यूम का है। एक चीज अगर 20,000 बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट अगर 60 लाख है, वो अगर 2 लाख बनाएंगे तो कॉस्ट आती 35 लाख। तो मैंने कहा आप वॉल्यूम का बन, बोले बिल्कुल, अब हिंदुस्तान में हमको रहना है। तो मेरा उद्देश्य है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड में नंबर 1 पर जाए। और दूसरा उद्देश्य यह है कि हम एनर्जी को आयात करने वाला नहीं तो एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बने, जो किसान उसके लिए करें। अभी मैं 10 पायलट प्रोजेक्ट कर रहा हूं हाइड्रोजन पर। मैंने 20-25 दिन पहले टाटा कंपनी के 2 ट्रक को लॉन्च किया। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर था और दूसरा आईसी इंजन जो था, उसमें पेट्रोल डीजल पर जो चलता है उसको हाइड्रोजन पे चलाकर उन्होंने 2 ट्रक लाए थे। ताज पैलेस में उसका लॉन्चिंग हुआ। हमने एक प्रोजेक्ट लिया है 400 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, शाहीबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगानगर, तिरुअनंतपुरम, कोची, एडापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, बाय्यवरम, ऐसे 10 प्रोजेक्ट है। गाड़ी भी हाइड्रोजन की होगी, फिलिंग स्टेशन भी हाइड्रोजन के होंगे। अब मेरे मन में, वो अभी तक हुआ नहीं, वो मेरे मन की कल्पना क्या है, हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। पोल्यूशन एकदम कम हो जाएगा, ये जो प्रॉब्लम बताया निकल जाएगा। जो कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से बनता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो पानी से और बायोमास से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है।
हमको ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है और पानी से बनता है तो इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग होता है। हम वर्ल्ड में इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 पर है। मैंने फैक्ट्री का उद्घाटन किया बेंगलोर में। अब इलेक्ट्रोलाइजर में प्रॉब्लम यह है कि 1 केजी हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगती है। अगर 3 रुपए यूनिट भी पावर पकड़े तो 150 रुपए की लगती है। तो हाइड्रोजन की कीमत होगी 400 रुपए किलो। और मेरा इंडस्ट्री वालों को कहना है कि हाइड्रोजन $1 1 केजी, तो सब मुझे बोलते हैं संभव नहीं। तो मैंने एक को कहा कि मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द का अर्थ है आई एम पॉसिबल। तुम कुछ भी करो या करके लाओ। ये दिल्ली में टेकड़ियां हैं गाजीपुर की और 4 टेकड़ियां कचरे की। अभी 7 मीटर हाइट हमने कम की। पूरा कचरा उठाकर मैंने UR2, ये पानीपत से रास्ता आता ना, अभी पानीपत से दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर आप आधे घंटे के अंदर जाएंगे। हमने वो रास्ता बनाया बड़ा, अभी उसका उद्घाटन हो रहा है 15-20 दिन में। तो वहां दिल्ली मुंबई में डाले, वहां फिर कचरा 80 लाख टन कचरा हमने डाला। अब कचरे को सेग्रीगेट करके वो फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। प्लास्टिक, मेटल और ग्लास रिसाइकलिंग होगा। और ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन बनेगा, तो मीथेन से हाइड्रोजन बनेगा। तो ये सस्ता हो सकता है। मंगलोर में हमारे केमिकल इंस्टीट्यूट ने किया है, उसमें काफी स्टार्टअप काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना कि हमारे यहाँ कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बांबू, इसका उपयोग करके किसान अगर खुद हाइड्रोजन बनाएगा तो उधर ही वो अपना 1 एकड़ में हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन लगाएगा। ट्रक बसेस आएगी, हाइड्रोजन भरेगी और आगे निकल जाएगी, उसको कैश में पैसा मिलेगा। अब आने वाले समय में हवाई जहाज, रेलवे, कार, बसेस, स्कूटर, स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल सब हाइड्रोजन पे चलने वाला है। और किसानों ने अगर ये हाइड्रोजन तैयार किया, बांबू के लिए उसका उपयोग किया, तो हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं, ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, विश्वगुरु बनेंगे, हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे। और इसलिए मैं बहुत बार कहता हूं कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। अप्रोप्रिएट विजन फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट की विजन होना ये जरूरी है। और इन सब के करने से एक प्रश्न सॉल्व होने वाला है, क्लाइमेट चेंज। अगर आपने फॉसिल फ्यूल का यूज बंद कर दिया, मैं जिम्मेदार हूं। रोड अच्छे बना रहा हूं, आप गाड़ियां खरीद रहे हो। एक घर में 4 लोग और 8 गाड़ियां। अभी कुंभ हुआ, मुझे योगी जी ने बताया कि आपके कारण बड़ी समस्या हुई। मैंने क्या समस्या की? बोले जो आया देश भर में अपनी गाड़ी लेके आया। हमारे यहां नागपुर में हर 3 घर के बाद एक घर ने किसी ने पुरानी गाड़ी खरीदी की, बैठी फैमिली, रखा ऊपर सामान, जा रहे कुंभ को। तो गाड़ियां इतनी गई कि नया प्रॉब्लम आ रहा है। अब दिल्ली में आ रहा है ट्रैफिक जाम। मैंने कहा देखो योगी जी, हिंदुस्तान के पास 2 चीज का एक्सपर्टाइज है, एक पॉपुलेशन कैसे बढ़ाना और ऑटोमोबाइल ग्रोथ कैसे करना। अब ये रोज होने ही वाला है। और इसलिए अब आने वाले दिनों में फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बढ़ रहा है। और हम अगर अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल में इथेनॉल, CNG बनाएंगे। अब अभी एक उत्तर प्रदेश की चीनी मिल बांबू से, अपने इथेनॉल से प्लास्टिक बना रही है। वो मेरे पास लेकर आए थे। मक्के से प्लास्टिक बनता है। अब हमारा वो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल है, वो थैली ऐसी फेंक दो, 24 घंटे में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जैसा प्लास्टिक है। इस देश का किसान प्लास्टिक बनाएगा, इस देश का किसान डाबर बनाएगा, इस देश का किसान इथेनॉल बनाएगा, इस देश का किसान CNG बनाएगा। तो गेहूं, चावल, मक्के से यहां बहुत पैसा है, क्योंकि डिमांड बहुत बड़ी है। और पर्यावरण की रक्षा होगी। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर, और उसके लिए रॉ मटेरियल तैयार करने के लिए जो वेस्टलैंड है, जो जमीन है जिस पर कुछ नहीं हो रहा है, उसका उपयोग बांबू लगाने से नए रोजगार निर्माण होंगे। फर्नीचर तैयार होगा, कपड़े तैयार होंगे, CNG तैयार होगा, इथेनॉल तैयार होगा, हाइड्रोजन तैयार होगा, फर्नीचर तैयार होगा, अचार तैयार होगा, कपड़े तैयार होंगे, बनियन तैयार होगी, अंडरपैंट बनेगी, सब होगा। तो चाइना में बांबू की इकोनॉमी है,
करीब 50 लाख करोड़ की, और हमारे यहाँ कितनी है? 50,000 करोड़ की। 50,000 की भी नहीं होगा। हाँ, इंपोर्ट करते। इसलिए आने वाले समय में वेस्टलैंड पर बांबू लगाने से कार्बन क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि वो दिखाया आपको कि ऑक्सीजन दे रहा है, CO2 ले रहा है। अब CO2 को भी वैल्यू एडिशन चल रहा है, हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। एक ने मुझे प्रेजेंट है, CO2 से इथेनॉल बनाया, चल रहा है उनके प्रयोग। और आने वाले समय में CO2 को कम करना, पर्यावरण में सुधार करना, इकोलॉजी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन को भी कम करना, और इस देश को, युवाओं को, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना, रोजगार तैयार करना, इसका उपाय है बांबू। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसलिए बांबू के 2 साल के बाद उसकी प्रोडक्टिविटी, बाद में उसके प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, बांबू के लिए एक आधा IIT खोलना पड़ेगा उसके रिसर्च के लिए। और वर्ल्ड में बहुत जगह पर, हमारे यहाँ ताइवान में, हांगकांग में, चाइना में बांबू बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है। टाइल्स बन रही है, फर्नीचर बन रहा है। ये नीचे में जो टाइल्स लग रही है बांबू की है, इस प्रकार की सब बन रही है, फर्नीचर बन रहा है। इसका अल्टीमेट फायदा किसान को होगा। तो जो आपके पास जमीन की बॉर्डर है, उसमें फेंसिंग बांबू का तो करके आप शुरुआत कर सकते हैं, उसमें आपके क्रॉप्स का रक्षण भी होगा। और आने वाले समय में ये जो थिंकिंग है, ये हमारे देश की इकोनॉमी को, गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए बहुत उपयोगी है। पर्यावरण की रक्षा भी होगी, और विशेष रूप से पर्यावरण की रक्षा के साथ गांव, जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित इकोनॉमी हमारे देश में मजबूत होगी, और गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। इसलिए पर्यावरण के थ्योरेटिकल जो बातें वो तो है ही, और उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी के साथ अगर वैल्यू क्रिएट होगी तो निश्चित रूप से हमारा सबका बहुत भला होगा। इसलिए एक बहुत अच्छे विषय पर आज सब विचार हो रहा है। मुझे भी कुछ लग रहा था, वो कितना सही है गलत है मुझे मालूम नहीं, पर आपके विचारार्थ मैंने रखा है। इसमें कुछ ठीक लगेगा तो उसको जरूर स्वीकार करिए। और ये जो इस प्रकार की दिशा में जो चिंतन आज शुरू हुआ है, इसके लिए मैं आयोजकों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे हमारे किसानों को एक अच्छी दिशा आज के कार्यक्रम से मिलेगी, ये विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।